बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने वाशिंगटन में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए दो टोक ऐलान किया है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद सुबकदोश हो रहे हैं और कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे। इसके बाद वो तमाम कियास हराइयाँ, मफरूज़े, अफवाहें सब दम तोड़ गई हैं बल्कि कि जनरल कमर जवेद बाजवा एक्सटेंशन मांग रहे हैं या उनको पेशकश की जा रही है। हमने चंद दिन पहले भी ये कहा था कि उन्होंने अपने हल्का अहबाब में कह दिया है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। एक मामला तो ये ख़त्म हो गया। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जो हैं वो कौन होंगे। अगरचे नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा और PMLN के हल्के यही कह रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसको आर्मी चीफ बनाया जाएगा और इस सिलसिले में जनरल आसिफ मुनीर का नाम भी लिया गया है। आसिफ मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत, और 29 नवंबर को जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट है। तो ये जो टेक्निकल इशू है इसके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर जब समरी जनरेट की जाए उस वक़्त अगर इनकी सीनियरिटी में सबसे ऊपर है तो इनको शामिल किया जा सकता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि कमर जवेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट 1-2 दिन पहले हो सकती है, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन बहरहाल अभी देखना होगा कि सीनियरिटी लिस्ट क्या बनती है और क्या मामलात हैं। एक ये पहलू। दूसरा, लंदन एक बार फिर जो है कि वो पॉलिटिकल सरगर्मियों का हब बन रहा है और कहा जा रहा है कि लंदन में एक और कोई नया खेल, नई साजिश या कोई नया प्लान बनाया जा रहा है। पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो हैं कि वो लंदन पहुंच चुके हैं। मरीम नवाज़ साहबा जो है कि वो पासपोर्ट मिलते ही अगले ही रोज़ अला सुबह 8 साढ़े 8 बजे कतर एयरलाइन की फ़्लाइट से कतर रवाना हो गई, जहां वो पहुंच चुकी हैं। वहां पे वो सेनेटर सैफुर्रहमान जो मरीम साहिबा के बच्चे के ससुर भी हैं कि उनके घर एक दिन क़याम करेंगे और फिर वो लंदन पहुंच जाएंगी। अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब में तब्दीली के लिए, क्योंकि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब में तब्दीली ज़रूरी है, और पंजाब में तब्दीली के लिए ये ज़रूरी है कि या तो PTI के अरकान असम्बली को तोड़ा जाए, जो इस वक्त बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वफ़ादारियाँ बदलने वालों के साथ जो अवाम ने सलूक किया और फिर PMLN ने ये फ़ैसला किया कि हम लोटों को टिकट नहीं देंगे अगले इलेक्शन में, तो उसके बाद अब कोई वन टाइम बेनिफिट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपना सियासी कैरियर कोई दाव पे लगाने के लिए फ़िल वक्त तैयार नहीं है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि PMLQ को राज़ी किया जाए, परवेज़ इलाही साहब को राज़ी किया जाए कि वो PMLN और PS पार्टी के बतौर वज़ीर आला उम्मीदवार जो है कैरी ऑन करें। तो अब ये क्या वाकई परवेज़ इलाही साहब सिर्फ इलाज के लिए वहाँ पे गए हैं जो बताया गया? अगरचे परवेज़ इलाही साहब का जो हिस्ट्री है वो ऐसी कोई नहीं है कि वो उन्होंने बाहर इलाज के लिए गए हों। जो शुजात साहब जर्मनी या कभी कभार जाते थे, लेकिन इनकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा अगले 2-3 दिनों के अंदर लंदन प्लान क्या बनता है और क्या चीज़ें फ़ाइनल होती हैं। बहुत से लोगों के बारे में आ रही हैं कि उनकी लॉबिंग करने के लिए भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है अगले 1-2 दिनों के अंदर, वो भी सामने आ जाएंगी। मरीम साहिबा भी जब लंदन पहुँचेंगी। दूसरा अहम मामला जो है कि इमरान खान साहब ने लाहौर में, पेशावर में अपनी तैयारियाँ जो हैं वो लॉन्ग मार्च के सिलसिले में बिल्कुल हतमी मराइल में आलमोस्ट मुकम्मल कर चुके हैं। वो उन्होंने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के टारगेट्स भी दे दिए, हदफ भी दे दिए कि कितने कितने बंदे किसको लाने हैं। फिर ये दिन का तयन होना अभी बस रह गया है। ये तय हो चुका है कि जी कि ईद मिलादुन्नबी के बाद ये मामला आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखना होगा कि दिन क्या तय होता है। क्या लॉन्ग मार्च लाहौर से किया जाता है, पेशावर से किया जाता है, इस्लामाबाद को बंद किया जाता है, या पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को बंद किया जाता है, ये अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन अहदाफ जो हैं वो अरकान सूबाई असम्बली और अरकान कौमी असम्बली को अहदाफ दे दिए गए हैं, और डे टू डे जो है कि इमरान खान इसको ख़ुद जो है कि सुपरवाइज़ कर रहे हैं हर मामले को। जो आखिरी उन्होंने चाल चलनी है, सियासी खेल खेलना है, वो अभी तक उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। उन्होंने अपने पास उसको रखा हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐन वक्त तक जो है कि वो ओपन ना हो जब तक कि वो अनाउंस ना किया जाए। तो लेट्स सी वो क्या अनाउंस करते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किरदार को आप मुसलसल इन 2 जगहों के ऊपर नज़र रखिएगा, क्योंकि इस वक्त जितनी भी मूवमेंट होनी है लंदन में होंगी फैसले, और कुछ डिसीजन जो हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफ़ों के मामले में पहली रिट पिटिशन जो है कि वो खारिज कर दी थी, ये कह कर के वो स्पीकर नेशनल असम्बली को
अहकामात नहीं दे सकते, उनके काम में मुदाखलत नहीं की जा सकती। ये एक मौक़िफ़ था चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला का, और इस बुनियाद के ऊपर ये रिट पिटीशन खारिज कर दी गई थी। अब जो 10 अरकान कौमी असम्बली जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए, 11वें शकूर शाह साहब थे जो कराची से थे, उन्होंने पटिशन फ़ाइल की। तो उस मामले में अतर मिनल्ला साहब ने स्पीकर के काम में मुदाखलत की और उनका जो इस्तीफ़ा मंजूर करने का फ़ैसला था उसको मुअत्तल करके नोटिस दिया था इलेक्शन कमिश्नर और नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को कि इसके ऊपर जवाब दें। तो उसी बुनियाद के ऊपर ये 10 अरकान जो इन्होंने पटिशन फ़ाइल किया, उन्होंने कहा कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने हमें भी नहीं बुलाया, ना हमारे इस्तीफ़े की उन्होंने वेरिफिकेशन की, ना इत्मीनान किया, तो फिर कैसे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो इसलिए हमारे इस्तीफ़ों को भी जो है कि वो कालादम करार दिया जाए, या ये तमाम जो 122 इस्तीफ़े हैं इन सब को जो है कि एक्सेप्ट करके सब के ऊपर किया जाए, या फिर ये सब को बुलाएँ और इनको जो तरीक़ाकार होता है कि उसके मुताबिक तसल्ली करके जो है कि इनका किया जाए। तो ये एक प्ली लिया है जिसको काबिल समाअत करार देते हुए इसकी हेयरिंग भी मुकर्रर कर दी गई है। कल सुबह जो है 6 अक्टूबर को इसकी हेयरिंग जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होनी है। और फिर जो अकाउंटेबिलिटी कानून के अंदर, नैब कानून के अंदर जो तरमीम हुई है उसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स जस्टिस एजाजुल एहसन के सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने पूछा कि क्या इससे पहले भी कभी कोई नेशनल असम्बली का कानून, अगर पार्लियामेंट का कानून पास हुआ हो तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो ख्वाजा आरिस ने कहा कि 1990 में ऐसा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और फिर एजाजुल एहसन ने कहा कि जो अदलिया है, अदालत है, वो पार्लियामेंट आइन और शरीयत की ताबी है, और इस्लाम में शरीयत में एहतसाब जो है वो बुनियादी असूल है, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ा अहम मामला है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो बुनियादी इंसानी हकूक़, नैब कानून के मनफी असरात अगर इस तरमीम के हैं तो उसके ऊपर क्या मनफी असरात हैं, और ये तीसरी बात के शरई असूल और एहतसाब का जो निज़ाम है इस्लाम का, उसका ये बुनियादी असूल है, तो इससे इनराफ नहीं हो सकता। फिर चीफ़ जस्टिस ने प्ली बारगेन के ऊपर बात की, और फिर ये कहा गया जी कि अगर इस चीज़ को मान लिया गया तो प्ली बारगेन के अंदर जितने भी 50 करोड़ से नीचे लोगों ने पैसे दिए उन सबको फिर पैसे वापस करने पड़ेंगे। वो कहेंगे जनाब हम, क्योंकि कानून माजी से इसका इतलाक़ हो रहा है, आज से नहीं बल्कि माजी से हो रहा है, तो फिर अरबों रुपये, खरबों रुपये जो है कि कौमी ख़जाने से निकाल के उनको देना पड़ेगा जिन्होंने प्ली बारगेन के तहत पैसे दिए हुए थे। तो ये चीफ़ जस्टिस ने ये नुक्ता उठाया। तो ये जो मामलात हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर नज़र रखनी होगी कि ये नैब कानून के हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। अब जो सबसे अहम मामला है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का दो टोक ऐलान तो उन्होंने कर दिया, और ये भी कहा कि फ़ौज जो है कि वो सियासत से दूर है और दूर रहना चाहती है, और मुल्क की मईशत के ऊपर बड़ी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी कि इसको सबको मिलकर जो है कि अपना किरदार अदा करना होगा, और मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी, और मजबूत मईशत के बगैर सफारतकारी भी नहीं हो सकती। ये बड़ा अहम मामला है कि इस तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं। अब जो PMLN की लीडरशिप कह रही है सीनियर मोस्ट, अगर उनके नज़दीक सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं, या उसके बाद जो है सार शमशाद हैं, और फिर अज़हर अब्बास और जनरल नुमान और जनरल फैज़, और फिर जनरल आमिर, और फिर जनरल चिराग मुल्तान वाले, और फिर जनरल नदीम अंजुम ISI वाले। तो अगर सीनियर मोस्ट को ये लगाया गया तो ये 5वें जनरल होंगे जो सीनियर मोस्ट थे, और उनको आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान में अब तक जो है 15 पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे और 2 ब्रिटिश आर्मी चीफ। जो सबसे पहले 2 आर्मी चीफ थे वो ब्रिटिश गोरे थे, जनरल फ्रैंक और जनरल डगलस, ये 2 थे। उसके बाद फिर जनरल अयूब खान, जनरल मूसा खान, जनरल यहिया, जनरल गुल हसन, जनरल टिक्का, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल असलम बेग, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, फिर जनरल जहांगीर करामत, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और परवेज़ मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी, जनरल कियानी के बाद राहिल शरीफ, और राहिल शरीफ के बाद जनरल बाजवा। तो ये 14 आर्मी चीफ जो थे ये पाकिस्तानी जो मुस्लिम थे वो थे, और इनसे पहले 2 जो हैं वो जनरल फ्रैंक और जनरल डगलस जो है कि ये गोरे थे। ये 15वां पाकिस्तानी आर्मी चीफ होगा इसकी जो तकर्री होगी, और अगर ये सीनियर मोस्ट होगा तो ये 5वां होगा। इससे पहले जनरल टिक्का खान को जब जनरल गुल हसन को हटा के लगाया गया था, जनरल टिक्का खान उस वक्त सीनियर मोस्ट थे, उनको लगाया गया। पहले वो पाकिस्तानी जनरल थे जिनको ये लगाया गया। 5वें नंबर पे ये पाकिस्तानी जनरल थे, 5वें आर्मी चीफ थे ये, लेकिन एज सीनियरिटी में सीनियर मोस्ट थे। उसके बाद जनरल असलम बेग, जब जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे को हादसा हुआ तो ये आर्मी चीफ इनको बनाया गया। ये उस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल थे, और ये 7वां पाकिस्तान का आर्मी चीफ थे ये। और फिर जनरल जहांगीर करामत
भी सीनियर मोस्ट थे जब इनको आर्मी चीफ लगाया गया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट के बाद इनको लगाया गया था, तो ये सीनियर मोस्ट थे और ये पाकिस्तान के 10वें आर्मी चीफ थे। फिर जनरल इशफाक कियानी को जब आर्मी चीफ लगाया गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इनको लगाया था, तो ये उस वक़्त भी ये सीनियर मोस्ट थे और ये पाकिस्तान के 12वें आर्मी चीफ थे। तो अब ये पाकिस्तान का 15वां आर्मी चीफ जो है इसकी तकर्री होनी है और ये देखते हैं कि अब बज़ाहिर एपरेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो है कि वो सारी निगाहें लगा के बैठे हैं। तो लेट्स सी कि इस टेक्निकल नुक्ते को कि वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसको अकोमोडेट किया जाता है या इसको नज़रअंदाज करके उनको आर्मी चीफ लगाया जाता है। और अगर वो नहीं होती तो फिर उसके बाद सीनियरिटी हम आपने बताई है, तो 5-6 लोग उसके बाद कौन से हैं। तो ये चीज़ें भी होपफुली इसी महीने में सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।